नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश बातें सितारों की में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं भागीरथ साहू। बातें सितारों की में आज हम रूबरू होंगे अभिनेता कानन मल्होत्रा से। कानन मल्होत्रा का जन्म दिल्ली में हुआ, ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी की, फिर शाहरुख खान के साथ मोबाइल के विज्ञापन फिल्म से ग्लैमर इंडस्ट्री में कदम रखा। फिर आमिर खान के साथ भी एड फिल्म में एक्टिंग की। इसके बाद स्प्राइट, मैकडॉनल्ड्स, कोका कोला, बिग बाजार समेत कई विज्ञापन फिल्म में अभिनय किया। तो साउथ में 100 से ज्यादा एड फिल्म में भी एक्टिंग की है। इसके अलावा कोका कोला, पार्क एवेन्यू, टाइटन, रेमंड, टीवीएस स्कूटर के प्रिंट विज्ञापन फिल्म में भी नजर आए हैं। कानन मल्होत्रा ने कई टीवी सीरियल में भी एक्टिंग की है। टीवी सीरियल चांद छुपा बादल इनका पहला टीवी सीरियल था। इसके बाद सवारे सबके सपने, रब से शोना इश्क में मुख्य किरदार निभाया है। तो धार्मिक सीरियल सूर्यपुत्र कर्ण में और राधा कृष्ण में युधिष्ठिर और महाकाली, अंत ही आरंभ है और देव आदि शक्ति पाराशक्ति में भगवान विष्णु की भूमिका निभाई है। तो आज हम इनसे रूबरू होंगे और जानेंगे इनके अभिनय के सफर के बारे में। तो आप तस्वीरों में देख सकते हैं, आज हमारे मेहमान हैं कानन मल्होत्रा। इन्होंने विज्ञापन फिल्म से ग्लैमर की इंडस्ट्री में कदम रखा और इस वक्त हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं अभिनेता कानन मल्होत्रा। कानन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्वदेश न्यूज की खास पेशकश बातें सितारों की में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अच्छा कानन जी। सभी जी व्यूअर्स का स्वागत करता हूं आपके साथ। जी जी कानन जी, अक्सर हमने बहुत सारी जगह देखा है कि आपका नाम कानन मल्होत्रा है, लेकिन कहीं कहीं हमने ये भी देखा है और ये भी हमें पता चला है कि आप कानन मल्होत्रा लिखते हैं। तो बीच में ये जो ए है और हिंदी में जो आ है, इसका क्या है? मतलब इसका कुछ मीनिंग है या अक्सर हमने देखा है इंडस्ट्री में कोई जाता है तो अपने नाम के साथ वो आगे पीछे कुछ ना कुछ जोड़ता है? जी, मेरा नाम वैसे कानन मल्होत्रा है, पर ये मेरे फादर का नेम है अजय मल्होत्रा। जी। तो मैंने अपने फादर का ए पिक किया, अपने नाम के बीच में डाला है और इसका कोई स्पेसिफिक रीजन नहीं है। हाँ। बस ऐसे ही मेरा मन किया एक दिन और मैंने कहा कि आई शुड ऐड माय फादर्स नेम, क्योंकि बहुत बढ़िया, फादर होते हैं। बहुत अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी बात है। अच्छा कानन जी, अक्सर हम देखते हैं कि जो इस फील्ड में जा रहा होता है, एक्टिंग फील्ड में जा रहा होता है, वो रंगमंच से शुरुआत करता है या किसी एक्टिंग क्लासेस में जाता है। तो आपने भी कहीं से किसी तरह की कोई रंगमंच ज्वाइन किया या एक्टिंग इंडस्ट्री या किसी एक्टिंग कोर्स आपने ज्वाइन किया था? नहीं जी, मैंने कुछ नहीं किया था। मैं सीधा 2007 में बॉम्बे गया था। हाँ। एंड थोड़ा सा अच्छा दिखता था तो लगता था कि एक्टर बनना बहुत आसान होगा। हाँ। एंड मैं बॉम्बे 2007 में गया और जब मैं बॉम्बे पहुंचा तो मुझे रियलाइज हुआ कि इट इज लिटिल डिफिकल्ट, बिकॉज बहुत सारे लोग हैं आपके जैसे इंडस्ट्री में, बहुत टैलेंटेड लोग हैं। तो 2007 में शुरुआत की गई और फिर ऑडिशंस होते थे, ऑडिशंस देने शुरू किए गए। ऑडिशंस देने के बाद 6 महीने तक तो कहीं सिलेक्शन ही नहीं हुआ। मतलब जब मैं पहली बार ऑडिशन देने पहुंचा तो मुझसे मेरा नाम तक नहीं बोला गया। हेजिटेशन विद कैमरा और हेजिटेशन थी वहां पे, लोग जो बैठे हुए थे उनको देखकर हेजिटेशन हो रही थी। तो नहीं किया गया उसका, रियाज किया गया, प्रैक्टिस की गई उसकी। उसके बाद फिर ऑडिशंस देने शुरू किए गए और इस तरीके से काम की शुरुआत की गई। जी। अच्छा, आपने कहा कि आप मुंबई गए थे और आप सीधे चले गए, आपने कि रंगमंच नहीं किया। तो कब आपको ये लगा, आप कॉलेज में थे, स्कूल में थे, कब आपने डिसाइड कर लिया था कि मुझे भी एक्टर बनना है और मुझे भी इस फील्ड में जाना है? और इसके पीछे क्या वजह थी? किसी एक्टर से, किसी एक्ट्रेस से आप इंस्पायर्ड थे? जी, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है ये, आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा मुझसे। मैं अपने स्कूल टाइम में, जब मैं 7th-8th स्टैंडर्ड में था, तो मैं पढ़ाई में, स्टडीज में आई वॉज नॉट दैट गुड। मतलब मैं ठीक था जी, मैं एवरेज स्टूडेंट। तो अब एक दिन हमारी जो मेन क्लास टीचर थी, उन्होंने पूछा बच्चों से कि आप लोगों को अपनी लाइफ में क्या क्या बनना है। तो किसी ने बोला मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, किसी ने बोला मैं इंजीनियर बनना चाहता हूँ, किसी ने बोला मैं बिजनेसमैन बनना चाहता हूँ, किसी ने बोला मैं कुछ करना चाहता हूँ, किसी ने बोला मैं सीए बनना चाहता हूँ। तो मुझे खड़ा किया गया और मुझसे कहा गया कि कानन, यू आर नॉट दैट ग्रेट इन स्टडीज, तुम पढ़ाई में भी बहुत सो हो, क्या करोगे? तो मैंने बोला मैं ना एक्टर बनना चाहता हूँ। और ये बचपन से ही मेरे दिमाग में था कि मुझे ना अभिनेता बनना है। मुझे कुछ नहीं करना, मुझे अभिनेता बनना है। और मुझे वो कैसे बनना है वो मैं नहीं जानता था, पर मैं ये जानता था कि मुझे करना है। तो सारी क्लास के जितने भी मेरे स्टूडेंट्स थे, क्लासरूम के मेरे फ्रेंड्स थे, सब लोग बहुत तेज हंसने लग गए कि ये क्या बोल रहा है, एक्टर बनना है। तो बस वहां से वो मेरे दिमाग में ये जहन था कि नहीं, मुझे अगर करना है तो एक्टिंग करनी है और मैं उसको बिल्कुल करके दिखाऊंगा। जी।
अच्छा, उसके बाद जब आप फिर मुंबई गए, आपने कहा 6 महीने तक आपको स्ट्रगल करना पड़ा। पहली बार में तो जब आप ऑडिशन दे रहे थे, आप ढंग से अपना नाम भी नहीं बोल पाए थे। फिर इस 6 महीने के बीच में आपने अपने आप को कैसे आपने इम्प्रूव किया, और ये जो हेजिटेशन थी आपने इसको दूर किया, कैसे आप तैयार हुए, और फिर उसके बाद पहला ब्रेक आपको कौन सा मिला? मैं आपको 2007 में जब बॉम्बे पहुंचा तो पहली बार तो पहुंचना ही मेरे लिए बहुत मुश्किल था, क्योंकि मैं एक बिजनेस बैकग्राउंड से हूँ। जी। तो मेरे फादर बिजनेसमैन हैं और उनका बहुत अच्छा बिजनेस है दिल्ली में फर्नीचर्स का। ग्रेट। तो जब उनको मैंने कहा कि मुझे एक्टर बनना है और मुझे उसके लिए बॉम्बे जाना पड़ेगा, तो उनके लिए वो बहुत शॉकिंग था। हाँ। कि क्या मतलब, ये हमारे खानदान में से तो कोई कहीं बाहर नहीं गया, वाई यू वांट टू गो, नहीं जाना। तो बाकायदा 100 रुपीज की नोटरी पेपर पे मेरे फादर ने मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट किया 1 साल का, 365 डेज का, कि अगर तुझे बॉम्बे जाना है तो मैं तुझे 1 साल देता हूँ। 1 साल में अगर तुमने कुछ कर लिया तो ठीक है, नहीं किया तो 366 डे नहीं होने दूंगा। जी। अच्छा, ये जो इसमें एक चीज जोड़ना चाहूंगे, जो आपने इंटरेस्टिंग वाकया बताया कि आपके फादर के साथ 100 रुपीज के नोटरी पर आपका करार हुआ था, ये तो फिल्मी स्टोरी से लग रही है। तो जी बिल्कुल बिल्कुल। मैं तो मतलब मैं जिस दिन बॉम्बे जा रहा था, मेरी सुबह 7 बजे की फ्लाइट थी। मुझे आज भी याद है, 15 जनवरी नहीं। अच्छा, उसमें थोड़ा और ये बताएगा, उसमें क्या क्या और शर्तें मेंशन थी उसमें आपके फादर की तरफ से? देखिए, मेरे फादर ना, माय फादर इज लाइक माय मदर फादर, दे बोथ आर लाइक माय फ्रेंड्स। जी। तो उन्होंने कभी पेरेंट्स की तरह बिहेव ही नहीं किया। तो ऐसी कोई शर्त नहीं थी, बस यही था कि आप 365 डेज के लिए बॉम्बे जा रहे हैं, और 365 डेज में अगर आपने कुछ कर लिया तो ठीक है, नहीं तो मैं आपको बिना कहे वहां से बैग लेके आपको वापस ले आऊंगा। तो फिर जब हम बॉम्बे पहुंचे, जी बताइए। जी नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, आप कंटिन्यू कीजिए। जी। जब मैं बॉम्बे पहुंचा तो बॉम्बे पहुंच के सब सेटअप किया, घर वर लिया, रेंटेड हाउस लिया, वहां पे अपना सब सेटअप किया। सब सेटअप करने के बाद अब मैंने कहा मैं अपना काम शुरू करता हूँ। लोगों को देखा कैसे करते हैं, क्या करते हैं। जब जैसा मैंने आपको भी बताया, जब मैं पहली बार ऑडिशन देने गया तो अपना नाम भी नहीं बोल पाया, इतना डर था। फिर मैंने कुछ टाइम अपने घर पे ही कैमरा ऑन करके उसको रिकॉर्ड करना शुरू किया, स्क्रिप्ट की प्रैक्टिस करनी शुरू करी, अपने एक्सप्रेशंस को नोट करना शुरू किया, उनको इम्प्रूव करना शुरू किया। ऐसे करते करते 6 महीने गुजर गए। जब 6 महीने गुजर गए तो मैंने कहा, कनन 6 महीने में तो तुमने कुछ किया नहीं, तो अगले 6 महीने में तुम क्या कर लोगे? कुछ नहीं। तो इससे बेहतर यही है कि ये 6 महीने और ना बर्बाद किए जाए और अपने घर वापस जाया जाए और अपना बिजनेस ज्वाइन किया जाए। क्योंकि आपके ऊपर प्रेशर था 1 साल का। तो फिर मैंने अपने फादर को फोन किया एंड मैंने अपने फादर को कहा कि मैं वापस आना चाहता हूँ। इन बिटवीन किसी का कॉल वेटिंग पे फोन आया। तो मैंने, पापा आपको 5 मिनट में कॉल करता हूँ। इससे पहले मैं बहुत सारे ऑडिशन दे चुका था। जी। तो तब हम एड्स के ऑडिशन देते थे, तब मैं एड्स के ऑडिशन देता था। तब एडवर्टीजमेंट और फिल्म के ही ऑडिशन चलते थे सबसे ज्यादा। सीरियल्स नहीं करने थे तब दिमाग में यही था, जहन था कि मैं सिर्फ एड्स और फिल्म करूंगा। जी। तो मैंने फोन उठाया, जो सेकंड कॉल पे फोन आ रहा था उनसे बात की। तो उन्होंने मुझे बोला कि आपने अभी 3 दिन पहले एक ऑडिशन दिया था। तो वो एड थी एयरटेल और नोकिया की, मेरी जिंदगी की पहली एड शाहरुख खान साहब के साथ। और मैंने वो एड पहली शूट करी पहली बार, और मैंने पहली बार किसी सुपरस्टार को अपनी आंखों के सामने देखा। एंड मतलब मैं आपको भी बता रहा हूँ तो मेरे अंदर रोंगटे खड़े हो रहे बात बता के। तो मुझे बहुत अच्छा लगा और मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था उनके साथ। बड़ा मजा आया मुझे वो काम करके। अच्छा, उसके बाद तो फिर जी। अच्छा, ये भी जानना चाहूंगा कि आपने अपने फादर को होल्ड किया था और आपने इस कॉल को रिसीव किया था और आपको ये पहला आपको ब्रेक मिला। आपको उस वक्त पता था कि शाहरुख खान के साथ आप काम करने वाले हैं, या बाद में पता चला आपको? जी बिल्कुल नहीं पता था मुझे, बाद में पता चला। जब मैं नेक्स्ट डे पहुंचा लुक टेस्ट के लिए, क्लोथिंग की फिटिंग्स के लिए, तब मुझे बताया गया कि शाहरुख खान के साथ। अच्छा, शाहरुख खान के साथ का एक्सपीरियंस मैं पूछूंगा, पहले ये मुझे बताइएगा आप। फिर जब कॉल होल्ड किया था आपने फादर का, फिर जब फादर को आपने दोबारा आप कॉल किया होगा तो भी क्या बोला आपने? बता दिया था आपने उनको? मैंने फादर को फोन किया, मैंने, पापा मुझे ना ऐड मिल गया, अब कुछ तो करके आऊं। कहीं मतलब लोग कहें कि गया था 6 महीने, क्या किया? क्या कुछ तो कर आऊं, क्योंकि हमारे नॉर्थ में लोगों का बहुत वैल्यू करते हैं ना। तो मैं कुछ तो करके आऊं। तो फिर मैंने अपने फादर को फोन किया, मैंने, पापा अभी ना 4-5 महीने रुकते हैं, एक ऐड मिल गया है। तो क्या, और वैसे भी मेरे पास 6 महीना बाकी है कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से। क्या पता कि ये शुरुआत हो, और वाकई वो शुरुआत थी जिंदगी की, अपने करियर की।
अच्छा, फिर जब आप जी। गए, आप उस शूटिंग में गए तो आपके सामने वहाँ पर शाहरुख खान होंगे, तो कैसे मुलाकात हुई और क्या कुछ बातचीत हुई आपकी उनसे? मैं सुबह 7 बजे का कॉल टाइम था हमारा हाँ। शूटिंग के लिए। मैं शूट पे पहुंचा और 7:30 बजे के करीब मैं बाहर बैठा हुआ था चेयर पे, हम्म। अपना रेडी वेडी होके आधे पौने घंटे में तैयार होके मैं चेयर पे बैठा हुआ था। एंड सब लाइटिंग वाइटिंग लग रही थी, आउटडोर शूट था। तो एक गाड़ी आती है 5 सीरीज, उस टाइम 2007 की बात, 8 की बात मैं आपको बता रहा हूँ। एक हम्म। 5 सीरीज आती है और शाहरुख खान साहब उतरते हैं नीचे। एंड मैंने जब उनको देखा तो मैं तो आई वॉज वेरी हैप्पी टू सी हिम हम्म। कि एंड व्हाट अ ऑरा, व्हाट अ पर्सनालिटी। एंड मतलब मैं देख के बड़ा ही गदगद हो गया और बहुत खुश हुआ मैं देख के। एंड जब उनके साथ काम किया तो मुझे बहुत मजा आया। वेरी पोलाइट, वेरी जी। प्रोफेशनल और बहुत अच्छे थे। अच्छा, आपने आमिर खान के साथ भी आपने काम किया है जी जी, और मैंने उनके साथ एक जी। एड शूट किया है कैनन हाँ। सोडा का। 2009 के आसपास था वो भी हाँ। वक्त। वो भी बहुत बढ़िया था शूट, प्रोफेशनल, बहुत प्रोफेशनल। पर आमिर खान जी के साथ जब मैंने शूट किया था, तब जब मैं सेट पे था तो उनके सेट पे अच्छा एक खासियत है, पिन ड्रॉप साइलेंस अच्छा। होती है। वहां पे कोई कुछ नहीं बोल सकता जब वो सेट पे है। हाँ। मतलब वो पूरा आपको करके दिखाएंगे सब कि कैसा करना है, क्या करना है, एंड पिन ड्रॉप साइलेंस। कोई नहीं बोलता। मतलब आपको, आप कहते रहे पंखे की भी आवाज आ रही है, वो भी मौका नहीं देते वो सेट पे। जी। चलिए, तो बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा आपका। और अगर हम बात करें, हम साउथ में आपने 100 से ज़्यादा आपने एड फिल्में की हैं, तो और क्योंकि इतनी सारी एड फिल्में करना साउथ में, और ये भी जानना चाहूँगा वो जो 6 महीने का समय था, इन 6 महीनों में आपने कितना सारा काम कर लिया? जी, मैंने इन 6 महीनों में मेरी फिर शुरुआत हो गई। फिर हाँ। मैंने अपने बॉलीवुड में ही 10-12 एड्स करी 6 महीने हाँ। में। और उस दौरान मुझे एक दो फिल्म्स मिल गई, क्योंकि हाँ। फिल्म्स करनी थी। तो एक फिल्म थी फरार, जी। वो मेरा करियर का पहला फिल्म था। पर हाँ। वो फिल्म चली नहीं क्योंकि वो नए प्रोड्यूसर्स थे और सब था। हाँ। पर वो फिल्म का एक्सपीरियंस लिया मैंने। वो बिल्कुल। करने के बाद फिर मुझे एक बार मैं ऐसे ही जब मैं ऑडिशन देने जा रहा था, हाँ। ऑडिशन देने जा रहा था, तो ओशीवरा बॉम्बे में एक जगह है। हाँ। तो वहां पे जब मैं ऑडिशन दे रहा था तो वहां पे मैं क्रॉस करके गया तो किसी ने मुझे पीछे से आवाज दी, एक्सक्यूज मी। तो मैंने बोला जी। तो कहते कि आप क्या साउथ की ऐड करोगे? हाँ। तो मैंने कहा हाँ, कर सकता हूँ। तो हम तो काम ही ढूंढ रहे थे उस टाइम हाँ। पे, हमें तो काम ही चाहिए था। तो अभी उन्होंने मुझे बोला हम केरला से आए हैं और हमें ना, हम यहाँ ऑडिशन ले रहे हैं, एक बार आप अपना ऑडिशन दे दो और मैं आपको अपडेट कर दूंगा। मैं हाँ। ठीक है। तो वो मैं उनको ऑडिशन दिया। ऑडिशन देने के बाद मुझे कोई कॉल वॉल नहीं आई। तो हाँ। करीब 10-12 दिन बाद मुझे उनका केरला से फोन आया कि वो एक ऐड है और उसके लिए आपको ना केरला ट्रैवल करना है। तो आप परसों हम शूट करेंगे, आप आ जाओ। हाँ। तो मैं चला गया केरला शूट करने। हाँ। कभी गया भी नहीं था, तो मैंने कहा जगह भी देखूंगा, हमारा घूम भी आऊंगा जी। और मैं काम भी कर आऊंगा। हाँ। तो मैं केरला पहुंचा, मैंने एड शूट करी। तो वहां से मेरा केरला का साउथ का सिस्टम सारा स्टार्ट हुआ। जी। और मैंने करीब 1 साल फिर सिर्फ साउथ में ही काम किया। हाँ। मैं बॉम्बे आता था, रहता था, फिर वापस जाता था। तो हफ्ते में मैं 3-3 दिन में केरला रहता था, 4 दिन 3 दिन 4 दिन, और बाकी मैं बॉम्बे रहता था। क्या बात है। तो इस दौरान मैंने करीब 100 कमर्शियल्स और 4 मलयालम फिल्म्स करी वहां पे। ग्रेट। पर मलयालम फिल्म्स एज अ लीड नहीं करी, हाँ। सपोर्टिंग कास्ट करी, क्योंकि हमें मलयाली बोलनी नहीं आती जी। थी। तो एक दिन एक बड़ा बढ़िया वाकया बताता हूँ आपको मैं। प्लीज एक दिन प्लीज। क्या हुआ, एक दिन मैं शूट कर रहा था तो एक दिन एक डायरेक्टर कहते हैं कि मुझे ना, अच्छा हम क्या करते थे जब हमें वहाँ डायलॉग्स बोलने होते थे तो हमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 विद एक्सप्रेशन बोलना पड़ता था, हाँ। हाँ। क्योंकि डायलॉग नहीं बोल सकते। जी। तो डायरेक्टर ने कहा कि कनन हमें ना ये डायलॉग आपके मुंह से चाहिए, हाँ। बाकी हम डब कराएंगे बट हमें प्रॉपर चाहिए। हाँ। तो अभी मुझे वो याद ही नहीं आ रहा क्या था। नमक है ना क्लाइंट नु वनतवरम कयोड़े अल्लाह कॉन्फिडेंस उड़ो के कयोड़े अन्ना ज्ञान वरंडर रिजर्वेशन, ये लाइन थी। हाँ। तो ये जब लाइन मुझे बोलने को बोला तो अब समझ में ही नहीं आ रहा था उस टाइम पे कैसे बोले, क्या है, ये बहुत मुश्किल है। जी। तो करीब 5 घंटे मुझे लग गए ओह। इस लाइन को अपने जहन में बिठाने में। हाँ। और आज तक बैठी हुई है वो लाइन मेरे जहन में। अच्छा, वो एक लाइन एक बार फिर से हो जाए। हाँ। वनतवरम कयोड़े अल्लाह कॉन्फिडेंस उड़ो के कयोड़े अन्ना वेंगे न्यान वरंडर रिजर्वेशन इज ओके। वाह। मींस कि आपका रिजर्वेशन, एक ट्रैवल कंपनी का ऐड था, जी। तो आपका रिजर्वेशन ओके हो चुका है, हाँ। तो आप खुश हो जाए, इसका क्या मतलब ये बात था। है। मतलब वो ऐसा आपने याद किया इस डायलॉग को कि आपको अभी तक याद है, और मुझे लगता है आपका हमेशा ये डायलॉग याद ही रहेगा आपको।
22-23 साल हो गए, तो अभी तक तो याद है, तो सारी जी, जिंदगी बिल्कुल याद रहने ही रहेगा। वाला ही है। अच्छा अच्छा, मुझे ना और इंटरेस्टिंग और मुझे मज़ा आ रहा है आपके और आपके फादर के बीच की बातचीत की। अच्छा, 6 महीने जब फिर हो गए, 6 महीने में आपने बहुत सारा काम कर लिया। हालाँकि आपने उनको कहा था कि अगर कुछ मैं करूँगा, और आप 6 महीने पहले ही आप कर चुके थे। लेकिन 6 महीने के अंदर आपने बहुत सारा काम किया। फिर जब आपकी 1 साल के बाद या आगे कभी बात हुई होगी, तो उसके बाद आपके फादर का क्या रिएक्शन था? जब आपको वो देखते होंगे आप इतना सारा काम कर रहे हैं, और ख़ासकर 1 साल की बात कर रहा हूँ मैं, क्योंकि 1 साल का वो डेफ़िनेटली वो आपको याद होगा कॉन्ट्रैक्ट, कि इस दिन आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया होगा, और मुझे लगता है आपने उस दिन आपके फादर से स्पेशली बात की होगी और इसका ज़िक्र भी किया होगी। तो उस दिन क्या कहा था आपके फादर ने, वो जानना चाहेंगे आपसे? जी, जब मुझे हो गया 1 साल पूरा हो गया, तो इस बारे में कभी बात नहीं हुई, हाँ। क्योंकि अब उन्होंने देख लिया कि कनन अब काम करने लग गया है हाँ। और अपने लेवल पे बहुत अच्छा कर रहा है। जी। तो उन्होंने वापस आने का जिक्र उस टाइम पे नहीं किया हाँ। कि अब ये काम कर रहा है, चलो अभी सेट हो सकता है शायद। जी। पर हमारी फील्ड में अनसर्टेन, बहुत बिल्कुल। ज्यादा अनसर्टेन फील्ड जी। है, तो कभी काम होता है, कभी नहीं होता हाँ। है, तो हमें बैलेंस करके लाइफ को चलना पड़ता है। एक्टर्स और आर्टिस्ट की लाइफ ही कुछ ऐसी है, मुझे लगता है। बिल्कुल। अच्छा, पर टीवी। मेरे फादर हमेशा मुझे, मेरे फादर साहब हमेशा हाँ। 2-3 साल के बाद वो मुझे हमेशा बोलते थे, अब तो वापस आ जा और अपना बिजनेस ज्वाइन कर। अब तो वापस आ जा और अपना बिल्कुल, बिजनेस मुझे ज्वाइन कर। मुझे लगता है कि एक पिता अपने बच्चे से ज़्यादा दूर नहीं रहना चाहता होगा, इसलिए उनको पता अच्छा काम तो कर रहे हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि आप उनके पास रहें। और मुझे लगता है कि आपका प्यार भी उनके प्रति बहुत है, इसलिए आपने अपने नाम के साथ उनका नाम भी जोड़ के रखा हुआ है, इसलिए कानन जी, आ मल्होत्रा। अच्छा, हम टीवी सीरियल जी। की बात करते हैं, बहुत सारे टीवी सीरियल भी आपने किए हैं, लेकिन रब से शोना इश्क की बात करें, इसमें आपने मुख्य किरदार निभाया है, और इसका लंदन में भी कम से कम 4 से 5 महीने शूट हुआ है। तो कैसा एक्सपीरियंस था जब, क्योंकि इसके पहले आपने जो सीरियल किए थे उसमें मुख्य किरदार नहीं था, लेकिन एक मुख्य किरदार में एक सीरियल करना, जो सीरियल अच्छा खासा लंबा चलता है, हमारी हिंदी इंडस्ट्री की बात करें, और इसका शूट भी लंदन में हो रहा है, और वो आपको डेफिनेटली वो बातें हमेशा फादर की याद रहती होंगी कि अगर 1 साल में तूने कुछ नहीं किया तो तुझे वापस आना होगा, और कॉन्ट्रैक्ट भी याद आता होगा आपको। लेकिन फिर मुख्य किरदार भी आप कर रहे हैं, इसके बाद तो फिर आपने बहुत सारे काम किए। तो कैसा इसका एक्सपीरियंस था इस सीरियल में एज ए लीड काम करने का? जी, मुझे मेरे फादर की बात जो है ना, वो 1 साल तक याद रही, उसके बाद मैं भूल गया सारी जी। बातें, क्योंकि मैं फिर अपने काम में इतना ज्यादा, भगवान हाँ। के आशीर्वाद से इतना ज्यादा व्यस्त हो चुका था। हाँ। पर मेरा एक्सपीरियंस जो रब से सोना इश्क का था, वो मेरी जिंदगी का एक बहुत ही बेहतरीन एक्सपीरियंस था। हाँ। क्योंकि एज एन एक्टर मुझे एक ऐसा कैरेक्टर प्ले करने का मौका मिला, जो एक्चुअली उस शो में 2 हीरो थे, जी। एक मैं और एक मेरे को एक्टर थे। तो उनका कैरेक्टर था एकदम फुल स्टाइलिश, फुल गुड लुकिंग, एक रिच आदमी का। हाँ। और मेरा एक कैरेक्टर जो था, वो था एक बहुत भोला, शरीफ, एक गांव का लड़का, और वो टीचर था, गांव का लड़का। हाँ। जो मेरा कैरेक्टर था दलजीत का। तो जब मैंने इसके लिए जब मुझे सेलेक्ट किया गया और मैंने इसकी शूटिंग के लिए गया, तो बड़ा ही उस टाइम पे बड़ी प्रॉब्लम थी कि अभी ये बाजी मार जाएगा आदमी। हाँ। सेकंड वाला, मतलब इसको लोग ज्यादा प्रेस करेंगे, जी। और ये बेचारा कहीं दब ना जाए। ये चैनल को भी बहुत डर था, जी टीवी का शो था। हाँ। उन्हें भी बहुत डर था, कहीं ये बेचारा ये कैरेक्टर दब ना जाए और ये एकदम उड़ जाएगा, सेकंड जो लड़का था। जी। पर उस कैरेक्टर को इतना बाखूबी तरीके से निभाया गया और इतना अच्छा उस कैरेक्टर को लिखा गया, हाँ। कि वो कैरेक्टर लोगों के दिलों को छू के गया, और लोगों ने उसको इतना पसंद किया कि मतलब मैं कहीं जाता था तो मुझे लिटरली लड़कियां ये बोलती थी कि हमें हस्बैंड या बॉयफ्रेंड क्या चाहिए, तो बात है। आपके जैसा चाहिए। मतलब वो इतनी सादगी थी उस कैरेक्टर में। जी। अच्छा, ये बताएं, कानन मल्होत्रा रियल जिंदगी में कैसे उसी कैरेक्टर की तरह है? कनन मल्होत्रा रियल जिंदगी में बड़ा ही उछल कूद वाला है, क्योंकि हाँ। मैं बहुत शरारती बच्चा था। तो हाँ। मैं ये जानता हूँ कि आपकी उम्र बढ़ जाती है, लेकिन आपके अंदर जी। ऐसी बहुत शरारती हूँ, प्रैंक हाँ। करता हूँ मैं अपने दोस्तों के साथ, हाँ। मुझे बड़ा मजा आता है अपने फ्रेंड सर्कल में। बिल्कुल। मतलब मैं बहुत शरारती हूँ, मुझे हाँ। सारे मेरे फ्रेंड्स इंडस्ट्री के कहते जी। हैं कि ये आज भी वैसे का वैसे ही है जैसे बचपन में था। जो मुझे बिल्कुल। बचपन में जानते थे वो लोग हाँ। मुझे बोलते कि आज भी तू ऐसे कहते जी। हैं कि अच्छा, आपने कहा आप बहुत प्रैंक करते हैं, आप बहुत शरारती है, लेकिन जो एक धार्मिक सीरियल है महाकाली अंति आरंभ है और देव आदि पाराशक्ति, इसमें आपने भगवान विष्णु की भूमिका निभाई है,
और आपने पहले भी कई ऐसे किरदार देखे होंगे जिन्होंने भगवानों का किरदार निभाया है, तो उनके बोलने का जो अंदाज रहता है बहुत ही थमा हुआ रहता है, बहुत ही सीमित होता है। तो जब आपको इस कैरेक्टर के लिए चुना गया तो आपके जहन में क्या था? आप आसानी से इस कैरेक्टर के लिए मान गए या आपने बहुत सोचा फिर आपको लगा नहीं मुझे करना चाहिए, और कैसे आपने इस कैरेक्टर के लिए अपने आप को तैयार किया था? क्योंकि बड़ी जिम्मेदारी होती है इस तरह से भगवान का किरदार निभाना, बड़ी जिम्मेदारी होती है, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ें आपको कंट्रोल करनी पड़ती है, क्योंकि अगर वो अंदर से चीज़ें नहीं आएंगी तो वो आंखों से नहीं झलकेगा और उस कैरेक्टर के साथ जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे आप। जी, मैं जब मुझे ये सारे जितने शोज मेरे माइथोलॉजी और हिस्टोरिकल शोज हैं, ये सारे शोज 2015 से शुरू हुए। सबसे पहला शो था सूर्यपुत्र कर्ण। हाँ। और ये सारे शोज एक ही कंपनी के हैं, स्वास्तिक प्रोडक्शन हाउस। हाँ। तो सबसे पहले तो मैं स्वास्तिक जो प्रोडक्शन हाउस है उन्होंने मुझे इतना भरोसा करके हर शो में मौका दिया अपने। और अब मैं आपको बताता हूँ ये शुरुआत कैसे हुई। जब मुझे पहली बार बुलाया गया मीटिंग के लिए, कि अब तक लोग जानने लग गए थे कानन मल्होत्रा कौन है, तो जब मुझे बुलाया गया मीटिंग के लिए तो मैं मीटिंग में पहुंचा और मीटिंग में जाके मैं बातचीत की उनसे। तो उनको मैंने बोला मैंने जिंदगी में कभी ये माइथोलॉजी शोज नहीं किए। और माइथोलॉजी शोज का सबसे ज्यादा, जैसे अभी आपने कहा, प्रॉब्लम ये है, मतलब कठिनाई उसमें ये है, एक तो लैंग्वेज और दूसरा स्थिरता। बिल्कुल, मतलब आपको बिल्कुल काम हो के ये काम करना पड़ता है। मतलब हम नॉर्मल इंसान की तरह उस चीज को नहीं कर सकते। बिल्कुल। अब मेरा लुक टेस्ट हुआ, सब हुआ, उनको पसंद आ गया, सब कर लिया। करने के बाद मेरे अंदर बहुत डर था कि मैं ये नहीं कर पाऊंगा, ये बहुत मुश्किल काम है जी। मतलब ये कनन है ही नहीं, मतलब ये कनन परफॉर्म नहीं कर सकता। शायद कोई कर सकता है, पर एज एन एक्टर मेरे लिए चैलेंज था। एज एन एक्टर मुझे करना था। तो मैंने अपने प्रोड्यूसर साहब को बोला कि ये तो मुझसे नहीं होगा, आप मुझे कहीं ये ना हो कि चलते शो में रिप्लेस कर दें। और मेरे लिए उससे ज्यादा बेइज्जती की बात कोई नहीं होगी कि एक एक्टर चलते शो में रिप्लेस हो गया। पर उनको मेरे पे बहुत कॉन्फिडेंस था एंड उनके कॉन्फिडेंस की वजह से ही मैं इतने सारे माइथोलॉजी शोज कर गया जी। नहीं, और बहुत आप खूब जम रहे हैं। हम वो भगवान विष्णु के किरदार वाली फोटोज भी आपको देख रहे हैं, दर्शक भी देख रहे हैं, बड़ी खूबसूरत आप उसमें दिख रहे हैं, बहुत जच रहे हैं। और जिस स्थिरता की मैं बात कर रहा था और आंखों में जो एक झलकना चाहिए इस किरदार में, वो आपकी आंखों में झलक रहा है। और इसलिए मुझे लगता है कि आपसे ज़्यादा आपके डायरेक्टर का आपके ऊपर कॉन्फिडेंस था। और इसलिए सिर्फ आपने एक सीरियल में नहीं, आपने दो सीरियल में आपने भगवान विष्णु की भूमिका निभाई है। तो पहला सीरियल इसमें कौन सा था, और इसके बाद जब दूसरा आपके पास यही ऑफर हुआ आपको भगवान विष्णु का किरदार निभाने के लिए, तो उस वक्त क्या एक्सप्रेशन था आपका? आपने कहा कि मुझे इसी कैरेक्टर में बांध रहे हो, या आपको खुशी हुई चलो एक दोबारा फिर से मौका मिल रहा है मुझे कैरेक्टर करने का? जी, जैसा मैंने आपको बताया, वो एक ही कंपनी के साथ में काम कर रहा था पिछले 5 सालों से। और वो कंपनी का शूट होता था गुजरात में। एक जगह है, वहीं पे उनके सेट्स थे, तो हमें गुजरात जाके रहना पड़ता था। तो जब मैंने पहला शो 2015 में उनके साथ साइन किया था, वो था सूर्यपुत्र कर्ण, जिसमें मैंने भूमिका निभाई थी युधिष्ठिर की। उसके बाद फिर मैंने उनके साथ दूसरा शो जब किया तो वो था शनि, महाकाली शनि, शनि देव, कर्मफल दाता शनि। उसमें मैंने हरिश्चंद्र की भूमिका निभाई थी जी। फिर जब मैंने उनके साथ आगे काम करना शुरू किया तो फिर मेरी झोली में आया ये महाकाली, अंत ही आरंभ। तो इस शो में मुझे विष्णु जी का किरदार निभाने के लिए कहा गया। हालांकि जब उसमें मेरे साथ जो महादेव का किरदार कर रहे थे वो थे सौरभ राज जैन, जो इस विष्णु जी के किरदार के लिए जाने जाते थे। मतलब जो लोग उनको जानते ही विष्णु के किरदार से थे, और वो इतने फेमस थे। और वो उस टाइम पे कर रहे थे ये अपना शिव जी का कैरेक्टर, और मैं कर रहा था विष्णु जी का कैरेक्टर। तो जब उन्होंने मुझे पहली बार, तो जब मुझे तैयार होना पड़ता था ना इस रोल के लिए, तो मुझे कम से कम 3.5 घंटे लगते थे। बिल्कुल हम देख रहे हैं कॉस्ट्यूम्स बड़ी हैवी, फिर मेकअप ऐसा होता है। बिल्कुल करण जी, बिल्कुल कलर करते थे मुझे पूरा, और ब्लू कलर करके पूरा कॉस्ट्यूम होता था, मेकअप होता था। और मेरा कॉस्ट्यूम का जो वेट था वो अप्रॉक्स 19.5 kg था। बिल्कुल मुकुट जी। कानन जी, और बहुत कुछ हम जानना चाहते थे आपकी जिंदगी के बारे में, और बहुत कुछ हमने जाना भी। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो दर्शक नहीं जानते हैं, और दर्शक इस आज के हमारे इंटरव्यू के माध्यम से जरूर जान पाए होंगे। लेकिन समय कम है, नहीं तो हम आपसे और बातचीत करते। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था आपसे बातचीत करके, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया, आपने समय निकालकर हमारे इस कार्यक्रम में शिरकत किया। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन।
तो बातें सितारों की में आज हम रूबरू हुए अभिनेता कानन मल्होत्रा से। अगली बार हम फिर किसी शख्सियत से मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी, आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश।